हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 7 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर इवोल्यूशन है। पहला क्वेश्चन है कि एज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन के जब इवोल्यूशन की बात होगी, एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज। आखिर उतने सालों में क्या क्या चेंजेज हुए हैं मैन में, तो इसे किस मेथड से मेजर किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग से। डायनासोरस आर, तो डायनासोरस रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल्स ऐसे जीवों को कहा जाता है जो कि रेंगते हैं, धरती पर रेंगते हैं। ये एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स है। एक्सटिंक्ट मतलब जो कि सालों पहले ख़त्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं और इनका एक भी अवशेष अब नहीं बचा हुआ है। फिर है द मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन। होमो सेपियंस बोटेनिकल नाम होता है, बायोलॉजिकल नाम होता है मॉडर्न मैन का। तो इसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में यानी इसके इवोल्यूशन में कैसे कैसे चेंज हुए हैं, जो जो चेंजेस आते हैं और उसको जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो उसमें सबसे ज़्यादा चेंज किस में हुआ है, तो रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज। कि ब्रेन साइज में अभी के मानव की जो ब्रेन साइज है वो इंक्रीज की है। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉसिल्स क्या होते हैं, तो रिमेन्स ऑफ द पुराने समय के जो जीव थे, जंतु थे, उनके जो रिमेन्स थे वो बच गए, कहीं स्नो के अंदर दब गए तो वो प्रिजर्व हो गए, वही फॉसिल्स होते हैं। फॉसिल्स मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। विंग यानी पंख। अब ये दोनों किस प्रकार के ऑर्गेन होते हैं, पंछियों के पंख और बटरफ्लाई के पंख। तो दोनों का पंख उड़ने के ही काम आता है। तो वैसे ऑर्गेन जिनके की फंक्शन सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं तो वो कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गेन। फिर है मैन इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑर्डर। यानी वर्तमान में जो इंसान है वो किस ऑर्डर का है और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑर्डर हो जाता है प्राइमेट और फैमिली होती है होमिनिडे। एडेप्टिव रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स की जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो एग्जाम्पल होती है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की। क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि जिसका एंजेस्टर कॉमन हो, लेकिन उससे जितने भी स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं उन सब के डिफरेंट फंक्शन हो गए हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शन हो गए हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट की नीड के वजह से उनमें कई सारे चेंजेज आए थे। तो ये हो जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी एडेप्टिव रेडिएशन, या फिर आप इसे होमोलोगस ऑर्गेन से जोड़ सकते हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वॉज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बाद जो थ्योरी आई थी वो थी केमिकल इवोल्यूशन की। केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी को किन्होंने दिया था, तो A.I. ओपेरिन और J.B.S. हेल्डेन ने इंडिपेंडेंटली केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से इन सब में से कौन जुड़ा हुआ है, तो वेरिएशन। क्योंकि इवोल्यूशन जब भी होगी तो वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आएगा ही आएगा। चांसेस एलिमिनेशन ऑफ एली फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन। एली क्या होता है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन ही होता है एली, लेकिन एली का डिफरेंट फॉर्म होता है। तो उसका एलिमिनेशन अगर किसी भी छोटे पॉपुलेशन से वो हट जाता है, वो एली हट जाता है, तो ये किस कारण होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण। नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन इन हार्डी-वाइनर इक्विलिब्रियम इज। हार्डी-वाइनर इक्विलिब्रियम में नॉन डायरेक्शनल अल्टरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जिसका मतलब यही है कि एली का जो है एलिमिनेशन होता है और ये काम करता है स्मॉल पॉपुलेशन में ही। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ पॉसिबली कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी जिसमें कि सेल मौजूद थी, कब आई एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, तो 2000 मिलियन साल पहले। डेवोनियन पीरियड इज कंसीडर्ड एज। डेवोनियन पीरियड यानी उस वक्त मछलियों का एज था, मछलियों का काल था। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाजे। जो पहली लाइफ फॉर्म अर्थ पे आई यानी जिसमें जीवन था वो कीमो हेट्रोट्रॉप थे। अब ये हेट्रोट्रॉप थे यानी कि अब जो पहले हेट्रोट्रॉप ही आए बाद में ऑटोट्रॉप आए, तो हेट्रोट्रॉप अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं,
तो जो केमिकल रिएक्शंस उस समय हुआ करते थे ओशियंस में, सी में, तो उसी की एनर्जी लेकर ये अपना जीवन काटते थे। मेजर रेडिएशन ऑफ मैमल, बर्ड एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट टुक प्लेस इन विच इपोक। अर्थ की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, यानी इसको बहुत सारे एरा में डिवाइड किया गया है। फिर भी स्टडी कन्वीनियंट करने के लिए उस पूरे एरा को पीरियड में डिवाइड किया गया था, और फिर पीरियड को और भी इजली स्टडी करने के लिए इपोक में डिवाइड किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि इसमें मैमल का आविर्भाव हुआ, बर्ड और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट का आविर्भाव हुआ, ये किस इपोक में हुआ था? पैलोकीन इपोक में। बिग बैंग थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? तो ये बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड का ऑरिजिन कैसे हुआ था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसका एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले ये तो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, और नेचुरल सिलेक्शन में भी ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। इखिडना क्या होती है? तो इखिडना एक कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है ये भी फॉसिल ही होते हैं जो दो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर को कैरी करते हैं। डोडो क्या है? तो डोडो एक एक्सिंक्ट स्पीसीज है। डोडो एक बर्ड थी, लेकिन अब ये बर्ड पूरी तरह से इस धरती पर एलिमिनेट हो चुकी है, इसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। क्योंकि डोडो जो पक्षी थी वो पक्षी तो थी, लेकिन ज़्यादा दूर तक वो उड़ नहीं सकती थी। लोग उसे पकड़ लेते थे, चूँकि इसका मांस बहुत मीठा था तो लोग इसको खा खा के ख़त्म कर गए। व्हाट इज़ कॉमन टू वेल, सील एंड शार्क? वेल मछली में, सील में और शार्क में क्या कॉमन बात है? तो इनमें कॉमन बात होती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यानी एनालॉगस स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। एनालॉगस ऑर्गेन यानी जिसमें कि जितने भी ऑर्गेन होते हैं वो सिमिलर ऑर्गेन तो सिमिलर फंक्शन ही करते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से होते हैं। मिलर और उरे का एक्सपेरिमेंट। मिलर और उरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि उसे एक थ्योरी को प्रूव करनी थी। वो थ्योरी थी केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, जो कि AI ओपेरिन और JBS हेल्डेन के द्वारा दी गई थी। स्वीट पोटैटो और पोटैटो किसका एग्जाम्पल है? तो ये एनालॉगस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इन दोनों के जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आगे है डायनासोर्स सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ अबाउट। डायनासोर इस पृथ्वी से कब अचानक डिसअपियर हो गए? तो 65 MYA। MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो, यानी 65 मिलियन साल पहले ये डिसअपियर हो गए। एक कारण इसका ये भी है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने दी थी। इसका कहना था कि जो स्पेसीज जितना अधिक, जितनी उसमें क्वालिटी होगी वो टिकेगा, और जिसमें क्वालिटी नहीं होगी वो पृथ्वी के द्वारा ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बहुत सारी थ्योरी है डायनासोर के बारे में। द क्रैनियल कैपेसिटी ऑफ होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यानी वर्तमान में जो मैन है उनकी क्रैनियल कैपेसिटी यानी ब्रेन की, ये एक तरह से ब्रेनियल कैपेसिटी पूछी जा रही है। तो ये होती है 1400 से 1600 के बीच में, हालांकि होती है 1450 सीसी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये है। तो फर्स्ट एसल मिलर इज रिलेटेड टू। एसल मिलर किससे जुड़े हुए हैं? तो ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से जुड़े हैं। बाकी बात करें इसकी तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो इनसे ये जुड़े हुए नहीं थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज कंसिस्टेड अ मिक्सचर ऑफ। अर्थ का एटमॉस्फेयर जब यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उसमें कौन कौन से गैसियस मौजूद थे? वो एटमॉस्फेयर बड़ा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, उसमें फ्री ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थे। तो थे क्या? CH4, मीथेन था, NH3 अमोनिया, H2 हाइड्रोजन और वाटर वेपर्स थे। प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वॉज ए रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का वो एटमॉस्फेयर था क्योंकि उसमें फ्री ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। इट वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, लेकिन ये बाद में ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में आया क्योंकि तभी ये जो है इस पर लाइफ संभव हो सकी।
क्यों आया? क्योंकि उस वक्त सबका इमरजेंस हो रहा था, धीरे धीरे सबकी उत्पत्ति हो रही थी, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। कोआकरवेट्स वर एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस बाय, कोआकरवेट्स किसके द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया गया? तो ये ओपेरिन और सिडनी फॉक्स थे, क्योंकि ये प्रूव कर रहे थे केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को। उसी के दौरान ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज्ड बाय, ये थी थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इस थ्योरी में क्या कहा गया कि दूसरे ग्रह से जो स्पोर्स हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे, वो हमारे अर्थ पर आकर गिर गए और उसी से लाइफ फॉर्म हुई। तो यही थी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ। हालांकि इस थ्योरी को बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, ऐसी बात नहीं थी। स्टैनले और मिलर एक्सपेरिमेंट किसको सपोर्ट करती है? तो केमिकल थ्योरी को। केमिकल थ्योरी को नेचुरलिस्टिक थ्योरी भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज्ड बाय, केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ इंडिविजुअली, यानी दोनों ने अपने अपने रूप से अपने अपने तरीके से प्रूव की थी। ये थे ओपेरिन और हेल्डेन, ये दोनों अलग अलग लोगों का नाम है। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक के रिस्पॉन्स में रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कि अब हमें एंटीबायोटिक से बचने के लिए एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ये किसका एग्जांपल है? तो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन का एग्जांपल है। इसको समझते हैं। कुछ बैक्टीरिया जिसने होस्ट की बॉडी में इंटर किया और उसमें रेसिस्टेंस, उसमें एंटीबायोटिक मान लीजिए है, तो कुछ बैक्टीरिया जो कि एंटीबायोटिक के सेंसिटिव होंगे वो तो तुरंत मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में म्यूटेशन होती है, यानी इनके जीन में सडन चेंज हो जाता है। तो इससे क्या करते हैं, ये एक रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं उस एंटीबायोटिक से बचने के लिए। और चूँकि इनकी कुछ पॉपुलेशन मर जाती है, इसलिए ये और तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो ऐसे में इनकी संख्या मेंटेन हो जाती है और ये जो रेसिस्टेंट वाले बैक्टीरिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई यही अब कर रहे हैं, तो पूरी जो बैक्टीरिया की कम्युनिटी होती है वो सब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाती है। तो ये होता है प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन के कारण। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी, होमोलॉगी का मतलब होता है कि ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका ढांचा होता है, वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ये फंक्शन इनके ऑर्गन अलग अलग करते हैं। जैसे बोगनविला ये प्लांट है और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट ये भी प्लांट है। प्लांट में ये होमोलॉगी का एग्जांपल है। स्वीट पोटैटो और पोटैटो एनालॉगस स्ट्रक्चर है, क्योंकि फंक्शन सेम है। फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। परसेंस ऑफ गिल्स इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टेब्रेट सपोज द थ्योरी ऑफ, सारे जो वर्टेब्रेट्स होते हैं उसके एम्ब्रियो में ही गिल्स मौजूद होते हैं। तो ये किस थ्योरी को सपोर्ट करता है? तो रिकैपिचुलेशन थ्योरी को। रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहती है कि एम्ब्रियो में पहले जनरलाइज्ड कैरेक्टर आते हैं, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर आते हैं। फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट्स द, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसको सपोर्ट करती है? तो नेचुरल सिलेक्शन को। इसको समझते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म थी क्या? तो था क्या, पहले जो है दो प्रकार के मौत होते थे, एक होता था वाइट मौथ, एक होता था ब्लैक मौथ। और जो बार्क ऑफ ट्री है, ट्री का जो बाहरी कवर है, उस पर वाइट कलर के लाइकन रहते थे। तो जो ये वाइट कलर के मौत थे, ये वाइट कलर के बार्क पे थे, तो वाइट मिल जाते थे। तो जो बर्ड थे उनको ये दिखाई ही नहीं देते थे। तो इनकी पॉपुलेशन जो है ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई तो इंडस्ट्री की स्थापना हुई और स्मोक फैला। जब स्मोक फैला तो वो वृक्ष पे आके सट गया। अब वृक्ष क्या हो गया, वहाँ पे वाइट लाइगन थे, लेकिन स्मोक के कारण उस वृक्ष का बार्क काला हो गया। अब वृक्ष काला हो गया, वाइट मोथ उजले हो गए। अब ब्लैक पे वाइट जाएगा तो वाइट तो आसानी से पकड़ा जाएगा। तो अब जो बर्ड थे वो आसानी से इस वाइट मोथ को पकड़ लेते थे, खा लेते थे। और हुआ क्या, धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्लैक मोथ थे वो तो आसानी से बच गए, क्योंकि बार्क भी काला, ये भी काले, तो इनकी संख्या जो है बढ़ती गई, वाइट वाले कम होते गए। तो ये थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, एग्जाम्पल है। कोनोजोइक एरा को किस एरा कहा जाता है? तो ये मैमल्स और मॉडर्न फ्लोरा का एज था। फ्लोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट का पाया जाना। ह्यूमन हैंड
आदमी का हाथ, बैट, विंग ऑफ बैट और फ्लिपर ऑफ वेल, ये तीनों चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ह्यूमन का हाथ, बैट के पंख यानी चमगादड़ के पंख और वेल के जो फ्लिपर होते हैं जिससे कि वो पानी काटता है, ये तीनों होमोलोगस ऑर्गन है। यानी स्ट्रक्चर तो इनका सेम है लेकिन ये अलग अलग फंक्शनिंग करते हैं, क्योंकि हाथ से इंसान बहुत सारे काम करता है। विंग ऑफ बैट उड़ने के काम में आते हैं और फ्लिपर ऑफ वेल पानी में तैरने के काम आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। ट्रिटियम एस्टिवियम विच इज ए हेक्साप्लॉइड ऑफ वेट। ट्रिटियम एस्टिवियम एक हेक्साप्लॉइड वेट है जिसमें कि 42 क्रोमोसोम होते हैं। इन सब में से वेस्टिजियल ऑर्गन कौन नहीं है? तो वेस्टिजियल ऑर्गन नेल्स नहीं है यानी नाखून। वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं? कि ऐसे ऑर्गन जो कि हमारे पूर्वजों में फुल्ली रूप से डेवलप थे, लेकिन अब वो कैसे मौजूद हैं? तो रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है और कोई फंक्शन बॉडी में नहीं करते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, टेल वर्टेब्रे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या कहते हैं? तो फाइलोजेनी कहते हैं। विच वन प्रोवाइड मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन? अगर इवोल्यूशन के बारे में पता करना हो तो सबसे अच्छा प्रूफ हमें फॉसिल्स देता है। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीव, इनका स्वर्णिम काल कब था? मेसोजोइक एरा में। एम्फीबियंस वे डोमिनेंट यानी हर कंडीशन में इनकी ही चलती थी, ये अधिकतर मात्रा में मौजूद होंगे, तो ये कार्बोनिफेरस टाइम पे था। डायनासोरस किस टाइम पे मौजूद थे? तो मेसोजोइक एरा में डायनासोरस मौजूद थे। ड्रायोपिथेकस इज मोर सिमिलर टू, ड्रायोपिथेकस यानी ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसे ऐसे करके डेवलप करके जो आज हम मानव देख रहे हैं वैसा हुआ है। तो ये मोर सिमिलर टू एप था। एप से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा मिलती थी। प्राइमेट जो कि 15 मिलियन ईयर था, वो कौन था? रामापिथेकस। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? इसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी, वर्तमान समय से तो बहुत कम। अर्लीस्ट होमिनिड जो कि लगभग 4 मिलियन साल पहले हुए, वो कौन थे? वो थे एस्ट्रोलोपिथेकस। एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर यानी मानव के पूर्वज जो कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ फ्रूट खाते थे और वो स्टोन के वीपन से यानी पत्थर के औजार बनाकर, हथियार बनाकर हंट किया करते थे। तो क्या होते थे वो थे एस्ट्रोलोपिथेकस। वेरिएशन का मेन सोर्स क्या है? तो वेरिएशन यानी चेंजेज बहुत ज़रूरी है, एवोल्यूशन में चेंज होगा ही, तो ये म्यूटेशन के कारण होता था। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।